हेलो एवरीवन, मैं क्षितिज सक्सेना स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चलो मैथ्स करें पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 15 फरवरी से हम लोगों के 10th के बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं और 10th मार्च को हमारा मैथ्स का पेपर है। तो मैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट्स करने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए उसी सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी करे उस सेट को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, दैट इज फाइंड द रेशियो इन विच -3, k divides the line segment joining points -5, -4 and -2, 3. Also find the value of k. तो इस क्वेश्चन को ही सबसे पहले देखते ही आप लोगों को समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिससे पूरे के पूरे नंबर हम इस क्वेश्चन में स्कोर कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट की। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया हमारा और ये बोला गया है दो पॉइंट्स से ज्वाइंट है। पहला पॉइंट ले लेते हैं लेट से ए, दूसरा ले लेते हैं बी। ये है -5, -4, ये दे रखा है मेरा -2, 3। बात कर रहे हैं इस पॉइंट के, इस लाइन के बीच में एक पॉइंट है। लेट से उस पॉइंट को मैंने रेज्यूम कर लिया पी, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -3, k। और बोला जा रहा है फाइंड द रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द रेशियो बी x:1, x:1। वैसे तो हम लोगों ने, आप लोगों ने बुक में भी देखा होगा, हमेशा k:1 लिया जाता है, बट क्योंकि k एक वेरिएबल है और जो कि ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन में यूज़ कर रखा है, तो ये बात आपको पता है कि वेरिएबल तो हम कोई भी ले सकते हैं। तो ये पॉइंट हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा हमारा x:1। ठीक है, अब हमको इसको सॉल्व करना है। आपको पता है सेक्शन फार्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा। तो सेक्शन फार्मूले से जो ये जो बीच का पॉइंट होता है उसके उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलते हैं, -3, k इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, हम लोग करेंगे x:-2, x:-2 प्लस 1:-5, 1:-5। पहले x कोऑर्डिनेट -3 के कोऑर्डिनेट सही है, अपॉन में x+1 डिवाइडेड बाय, अब y की बारी है, x:3, 3x हो गया, प्लस 1:-4 अपॉन में x+1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करता हूँ, ये हो जाएगा -3, k तो हमको दे ही रखा है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -2x-5 अपॉन x+1, 3x-4 अपॉन x+1। जब ये यहाँ से ये बात आपको पता है कि जो 3 होगा वो इस x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और ये जो k होगा वो इस y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अब अगर मैं x को देखूं तो हमको यहाँ पे पता है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है जो कि x है, बट y में दो वेरिएबल हो जाएंगे, k भी हो जाएगा और x भी हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो हम लोग लेंगे देयरफॉर -3 इज इक्वल टू -2x-5 अपॉन x+1। बस इसको यहाँ से हमको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा -3x-3 इज इक्वल टू -2x-5। थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे आगे आगे लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा -3x + 2x इज इक्वल टू -5 + 3। ध्यान से आपको प्लस माइनस देखना है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा -x इज इक्वल टू -2, जहाँ से हमारी जो x की वैल्यू निकल जाएगी वो निकल जाएगी 2। अब x की वैल्यू अगर 2 है तो देयरफॉर रेशियो इज, x:1 था तो रेशियो हो जाएगा 2:1। तो रेशियो हमारा निकल गया 2:1। सबसे पहले हम लोगों से पूछा था फाइंड द रेशियो, रेशियो हम लोगों ने निकाल दिया 2:1। अब हमको फाइंड करना है k की वैल्यू भी। तो ऑल्सो हम x की वैल्यू को अब यहाँ पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू 3x-4 अपॉन x+1। अब x की वैल्यू को अगर पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 3×2 = 6 - 4 अपॉन 3×2 = 6 - 4 अपॉन 2 + 1 = 3। तो यहाँ से k की वैल्यू जो हमारी निकल के आ गई वो निकल के आ गई 2/3। तो दो चीज़ें हम लोगों से यहाँ पे पूछा था। सबसे पहले रेशियो पूछा था, रेशियो हमारा निकल के आ गया 2:1 और k हमारा निकल के आ गया 2/3। तो ये हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है
कि मैंने कौन सा स्टेप पहले लिया। सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट बनाया, आपने रेशियो को एज्यूम करा K:1, फिर सेक्शन फॉर्मूला निकाल के सबसे पहले हम लोगों ने रेशियो निकाला, रेशियो की वैल्यू पुट करी वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, जिससे हमारी K की वैल्यू निकल के आ गई 2/3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवंथ टर्म इज 34, वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, बट ध्यान से करना है। फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11, तो हमको यहाँ से AN की वैल्यू पता है, AN की वैल्यू होती है A + n-1 × T। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। अब A4 की वैल्यू हमको 11 गिवन है, A4 की वैल्यू अगर हमको 11 गिवन है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ A + 3D = 11। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, A + 3D = 11। अब हमको दे रखा है सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवन्थ टर्म। अच्छा, फिफ्थ टर्म को क्या लिख सकता हूँ, फिफ्थ टर्म को लिख सकता हूँ A + 4D, सेवन्थ टर्म को लिख सकता हूँ A + 6D, और इसका सम मेरे को 34 गिवन है। इसी को सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2A + 10D = 34, जहाँ से मेरा निकल के आ गया A + 5D = 17। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ, यहाँ लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। A + 3D = 11, A + 5D = 17। सॉल्व कर देंगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ए से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -2D = -6, जहाँ से D की वैल्यू मेरी निकल के आ गई 3। तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस पूछा था, कॉमन डिफरेंस 3 है। इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस = 3 हम लोगों को निकल के आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर हमारा 3 आ गया, D3 आ गया, तो A क्या होगा, A हम लोग पुट कर लेंगे, वैल्यू निकालेंगे A + 3 × 3 = 11, जहाँ से हमारा निकल के आ गया A की वैल्यू 2। तो कॉमन डिफरेंस भी आ गया, A भी आ गया। अब हमको निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। अच्छा, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2A + n-1 × T। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, AP के अंदर इस फॉर्मूले को लेकर क्वेश्चन आएंगे। वैल्यू पुट करेंगे, हमको वैल्यू फाइंड करनी है S7 की, वो हो जाएगा 7/2 2A 2 2 जा 4 + 7 - 1 = 6 × 3। अब सीधा सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 7/2 4 + 18 = 22। आप ये देख सकते हैं, इसको यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 7 × 11 = 77। देयरफॉर SN की वैल्यू हमारे निकल के आ गई, सॉरी SN नहीं, हमको क्योंकि 7 टर्म्स पूछा था, सम ऑफ 7 टर्म्स, तो S7 की वैल्यू हम लोग की निकल के आ गई 77, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। D भी पूछा था, तो D भी लास्ट में लिख दीजिएगा ताकि टीचर की नज़र सीधा आपके आंसर पे जाए। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था, देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। 2 फार्मूले हम लोगों के यहाँ पे यूज़ हुए। सबसे पहला nth टर्म का AN और SN का फार्मूला यूज़ हुआ। अच्छा, SN का एक फार्मूला हमारा और होता है, अगर हमको लास्ट टर्म दे रखी हो, है ना, तो उसका फार्मूला हो जाएगा हमारा SN = n/2 A + AN, है ना। ये फार्मूला यूज़ करके भी हम लोग सम ऑफ n टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिकल पोल ऑफ हाइट, इलेक्ट्रिकल पोल इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई इलेक्ट्रिकल पोल हमको गिवन है। अ स्टील वायर, चलिए फटाफट से ना साथ में एक हैबिट होनी चाहिए कि हम डायग्राम बनाते रहें। तो इलेक्ट्रिकल पोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बना देते हैं। इलेक्ट्रिकल पोल है, ये 10 मीटर हाई है। अ स्टील वायर टाइड टू द टॉप ऑफ द पोल इज अफिक्स्ड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड कीपिंग द पोल अपराइट। अपराइट मतलब ये एक ग्राउंड है, अगर यहाँ पे पोल खड़ा है, यहाँ से एक स्टील की वायर ऐसे ज़मीन से लगी हुई है, जिससे ये पोल बेसिकली पोल को सपोर्ट दे रही है। ये इफ़ द वायर मेक्स द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड, ये वायर 45 डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बात आपको पता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको A B C मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमको हाइट ऑफ द पोल दे रखी है, हाइट ऑफ पोल
इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, तो हमने क्योंकि यहाँ पे ए बी सी मान लिया है तो हम लोग लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। हमको देखिए हाइपोटेनस की हाइट फाइंड करनी है, सॉरी हाइपोटेनस की लेंथ फाइंड करनी है। तो इन ए बी सी के अंदर अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगाऊँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सा लगाऊंगा, क्योंकि 45 डिग्री दे रखा है और जो साइड्स दे रखी है मेरे को वो दे रखी है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगता है, पी बी पी एच एच बी, एच एच बी होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस तो ये हो जाएगा साइन 45। साइन 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 10 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकल के आ गई वो निकल के आ गई 10 रूट 2 मीटर। देयरफॉर अगर हमसे पूछा लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 10 रूट 2 मीटर, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन था। बस आपको ये रेशो ध्यान होना चाहिए और हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू याद होनी चाहिए, है ना। और वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो टेबल बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, टेबल भी आप एग्जाम में बना सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज द कॉर्ड, PQ दे रखा है आपको, एंड द टेंजेंट PR एट P, ये PR टेंजेंट है, एट P मेक्स एंगल 50 डिग्री विद PQ। ओके, PQ के साथ ये 50 डिग्री एंगल बना रहा है। फाइंड द एंगल हमको फाइंड करना है, POQ फाइंड करना है। ओके, ये POQ फाइंड हमको करना है। लेट से हमने इसको x मान लिया, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ लेट एंगल POQ इज इक्वल टू x। ठीक है, POQ हमको x हमने एज्यूम कर लिया। तो चलिए दोबारा से, क्या सबसे पहले कौन सी थ्योरम लगनी है सबसे पहले हमारी, तो हमको एक थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, वो थ्योरम है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट at point of contact। very very important theorem। ठीक है, is perpendicular to the tangent at the point of contact। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको पता है PO हमारा रेडियस है और PR हमारा टेंजेंट है, तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। OPR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए OPR अगर हमारा 90 डिग्री है और हमको गिवन है ऑल्सो एंगल QPR इज इक्वल टू 50 डिग्री और ये हमको गिवन है, तो देयरफॉर अगर मैं ये अंदर वाले एंगल की बात करूं OPQ, देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल जो है ये मेरा 40 डिग्री आ गया, ये मेरा 40 डिग्री आ गया। अब बहुत ज़रूरी स्टेप, इन ट्राइंगल POQ, POQ के अंदर मेरे को ये बात पता है कि OP इज इक्वल टू OQ, क्यों, बोथ रेडियस। तो देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OPQ विल बी इक्वल टू एंगल OQP, माने ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा। तो देयरफॉर जो मेरा एंगल OQP भी निकल गया वो भी निकल गया 40 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल भी जो है मेरा 40 डिग्री निकल गया, है ना। और ऑल्सो ये बात मेरे को पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से 40 प्लस x प्लस 40 भी हमारा 180 डिग्री होगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ एंगल सम। तो यहाँ से जो मेरा एंगल x की वैल्यू निकल गई आ गई, वो निकल के आ गई 100 डिग्री
देयरफॉर एंगल पी ओ क्यू जो हम लोगों से पूछा था वो निकल के आ गया 100 डिग्री, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट जो थ्योरम हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करी, दैट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, और मैं आपको बोलूँगा आता ही आता क्वेश्चन है इस बेसिस इस थ्योरम के ऊपर, है ना। तो इस थ्योरम को लिखना भी बहुत ज़रूरी है, वरना टीचर आपके नंबर काट सकते। ठीक है, चलिए पी ओ क्यू फाइंड करना था, हमारा एंगल 100 डिग्री आ गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमको दे रखा है अ मेटेलिक सिलेंडर हैज अ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। टू रिड्यूस इट्स वेट अ कोनिकल होल इज ड्रिल्ड इन द सिलेंडर। द रेडियस ऑफ द कोनिकल कोन इज 3/2 सेंटीमीटर, हाइट इज इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। ओके, कितना निकला और कितना बच गया, ओके उसका हमको रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। मेटेलिक सिलेंडर दे रखा है, तो एक सिलेंडर है हमारे सामने, ये है ऐसे। ठीक है, इसके डायमेंशंस अगर लिख लें तो ये रेडियस मेरे को 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ये पूरे की पूरी हाइट मेरे को 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, इसी में कोनिकल होल ड्रिल कर दिया है। अब देखिए कोनिकल होल का रेडियस जो है वो कोन के इक्वल, सिलेंडर के इक्वल नहीं है ना। इसका मतलब है इसके अंदर से थोड़ा सा ऐसे ड्रिल कर दिया गया है। ठीक है, इसकी जो हमको रेडियस दे रखा है वो रेडियस दे रखा है 3/2 सेंटीमीटर, और इसकी जो हमको हाइट दे रखी है वो दे रखी है 8/9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा, कोन की बात करूं तो रेडियस मेरे को दे रखा है 3/2 सेंटीमीटर, और जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है 8/9 सेंटीमीटर। 8/9 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ द मेटल टेकन आउट। ठीक है, टेकन आउट। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द मेटल लेफ्ट अगर मैं निकालूं, वॉल्यूम ऑफ मेटल, या फिर चलिए सीधा रिक्वायर्ड रेशियो निकाल देता हूं, है ना। जो हमसे रिक्वायर्ड रेशियो पूछा है, ध्यान से देखिएगा, हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर कैसे होगा, है ना। सबसे पहले मेरे को पता होगा, निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, क्या करूँगा इसमें, माइनस में इसमें कर दूंगा वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि पूरे सिलेंडर में से जब कोन को माइनस कर दूंगा तो वही तो होगा जो वॉल्यूम हमारा बचेगा, है ना। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। अब टेकन आउट जो है वो है मेरा वॉल्यूम ऑफ कोन। बस अब बहुत ध्यान से हमको वैल्यूज़ को पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो हमारा होता है वो होता है πr²h। तो पाई आर की वैल्यू हमको दे रखी है 3² 3 इंटू दे रखा है 5, माइनस करेंगे, ये हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। माइनस करूँगा वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई। आर क्या दे रखा है यहाँ पे, ये है 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8/9 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन ही हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8/9 है। बस बहुत ध्यान से हमको इसको सॉल्व करना है। जो चीज़ कट रही है उसको काट देता हूँ। ये 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कट गया 3। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा, सबसे पहले ये आ गया 3 3 जा 9 इंटू 5 इज 45 पाई, माइनस यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा खाली बचा 2/3 पाई, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 2/3 ही बचेगा, ये हो गया 2/3 पाई, है ना। अब आप देख सकते हैं पाई को भी कॉमन लूँगा तो पाई भी कट जाएगा, तो पाई कॉमन आ गया, ये आ गया 45 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 पाई। पाई से पाई
कैंसिल आउट हो गया। 45 इंटू 3 एलसीएम लूँगा तो निकलेगा 135। 135 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। अब आप देख सकते हैं अपॉन 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 133/2। तो देयरफॉर जो हमारा रेशियो निकल गया वो रेशियो हमारा निकल गया 133:2, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ध्यान से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों को पूछा था रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल लेफ्ट इन द सिलेंडर टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। ठीक है, तो लेफ्ट के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है, पूरे सिलेंडर में से जब हम कोन को माइनस कर देंगे, जो मैंने यहाँ पे किया, पूरे सिलेंडर में से कोन के वॉल्यूम को मैंने माइनस कर दिया और पूछा डिवाइडेड रेशियो फाइंड करना है टू द वॉल्यूम ऑफ मेटल टेकन आउट। जो मेटल टेकन आउट का वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो फॉर्मूले सही से पुट करके सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है दैट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हल्की सी भी मिस्टेक होगी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी हम लोग का गलत हो सकता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। मेक श्योर कैलकुलेशन आप बहुत ध्यान से करें। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन is 3 less than twice the denominator. If each of the numerator and denominator is decreased by 1, the fraction becomes 1/2. ठीक है, we have to find the fraction. चलिए, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि let the numerator be x and denominator be y. तो therefore our fraction will be x अपॉन वाई। फ्रैक्शन हमारा x अपॉन वाई हो जाएगा। अब हमको दे रखा है फर्स्ट कंडीशन, हम लोग देखेंगे द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ट्वाइस द डिनोमिनेटर हो गया 2y, इससे 3 कम है, तो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, लिख लेते हैं y-3। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, x इज इक्वल टू y-3। अब दे रखा है इफ ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, तो मतलब न्यूमरेटर डिक्रीज बाय 1, डिनोमिनेटर जो कि हमारा y है ये भी डिक्रीज बाय 1 कर दूंगा तो फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। बस यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये हो जाएगा y-3 - 1 अपॉन y-1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा y-4 y-1 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y - 8 इज इक्वल टू y-1। तो ये हो जाएगा 2y - y इज इक्वल टू 8 - 1, जहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। अब y की वैल्यू अगर हमारी 7 आ गई तो देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 7 - 3 इज इक्वल टू 4। तो हमसे फ्रैक्शन पूछा था, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/7। फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/7 जो कि हमारा आंसर है। देखिए, अब कभी भी आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मेक श्योर, हाँ आपके पास अगर टाइम है पेपर में तो आप इसको चेक ज़रूर करिए। अब हमको ये देखना है कि क्या सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हमारा 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर है। सम कर दूं, अगर मैं इसको साइड में करेंगे, सम करूं तो 4 + 7 मेरा 11 हो गया। ट्वाइस द डिनोमिनेटर होता है मेरा 14, इसमें 3 लेस कर दूं तो एग्जैक्टली 11 आ रहा है, बिल्कुल सही है। सेकेंड कंडीशन भी एक बार वेरीफाई करनी है, हमको दे रखा है इफ ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, तो मतलब 4 से न्यूमरेटर 3 हो गया, डिनोमिनेटर 7 से 6 हो गया। सॉल्व करूंगा तो ये भी 1/2 आएगा, मतलब हमारा जो आंसर है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को एग्जाम में वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। आप देख सकते हैं स्क्वायर है, क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब्ड है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब है AO की वैल्यू हमको 15 सेंटीमीटर गिवन है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट विच इज आउटसाइड द स्क्वायर। आउटसाइड द स्क्वायर मतलब ये जो शेडेड रीजन है इसका हमको एरिया फाइंड करना है।
तो अगर सबसे पहले मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही निकाल दूं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा निकलेगा कैसे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करके। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर दूंगा तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा निकल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है साइड इंटू साइड, वो हो जाएगा 15 इंटू 15, दैट विल कम आउट टू बी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा निकल चुका है। अब ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए हमको रेडियस चाहिए इस क्वाड्रेंट का, और ये जो ओ बी हमारा इस स्क्वायर का डायगोनल है, क्या ये इस क्वाड्रेंट का रेडियस भी है? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या होता है, जो सेंटर से लाइन पास होती है और सर्कल से किसी एक पॉइंट पे मीट करती है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो एज ओ बी इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर ओ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइड इंटू √2, जो कि निकल के आ गया 15√2 सेंटीमीटर। तो ये डायगोनल निकल गया, देयरफॉर जो रेडियस भी आ जाएगा, रेडियस विल ऑल्सो भी 15√2 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर हमको निकालना है तो क्वाड्रेंट होता है एक सर्कल को जब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू भी पाई रहने देते हैं, आर हो जाएगा 15√2 इंटू 15√2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 225 पाई, √2 हो गया 2 डिवाइडेड बाय 4 है तो ये हो जाएगा 225 पाई डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया हमारा। अब अगर हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है 225 पाई अपॉन 2 माइनस 225। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से 225 जो है वो मेरा कॉमन आ जाएगा, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ 225, ये बचेगा पाई अपॉन 2 माइनस 1। सॉल्व कर देते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा 225, पाई की वैल्यू हो जाती है 22/7, तो ये हो गया 22/14 माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ 225, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 11। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो ये निकल जाएगा मेरा सीधा सीधा 4/7। तो 225 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 7, 900 डिवाइड बाय 7। अब 900 को 7 से अगर मैं डिवाइड करूँ, चलिए साइड में डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4.05। तो बस इतना ही रहने देते हैं, ये निकल के आ जाएगा 128.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स, ज़रूर लिख दीजिएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, है ना। और आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये जो हमारा डायगोनल है वो भी ये इस पूरे के पूरे क्वाड्रेंट का रेडियस भी है। ठीक है, वरना बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे देखते हैं कि हमारे पास OC तो है, ये CY कैसे निकालें। अब CY ही नहीं निकलेगा तो ऑब्वियसली सी बात है आपको रेडियस नहीं मिलेगा, और रेडियस नहीं मिलेगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो डायगोनल है ये इस पूरे के पूरे क्वाड्रेंट का रेडियस बन जाएगा। ठीक है, चलिए आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेट 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लूँगा इसको मैं, तो ये हो जाएगा 21y² माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वहाँ जाके ये 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके हम लोग करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में फैक्टर बनेंगे 3 7 और 2, 3 7 2, और मैं 14 और 3 ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा नीचे लिखता हूँ 21y² माइनस 14y
प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 7y कॉमन आ जाएगा, 3y माइनस 2 प्लस 1, 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7y प्लस 1, ये हो जाएगी 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर जो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस, ये हो जाएगा -1/7 और कॉमा हो जाएगा 2/3, 2/3 है ना। तो देयरफॉर हम लोग कर लेंगे अल्फ़ा की वैल्यू हो गई हमारी -1/7 एंड बीटा की वैल्यू हो गई हमारी 2/3। अब ये बात हमको पता है, रूट्स तो हमारे आ चुके हैं। अब हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स हमारा होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा बीटा, जिसका वैल्यू होती है c/a। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर मैं करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा हो जाएगा -1/7 प्लस 2/3 है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ सीधा सीधा तो ये हो जाएगा, एलसीएम लूँगा -3 प्लस 14/21, ये हो जाएगा मेरा 11/21, 11/21। अब -b/a की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगी -11/21, ये भी आ गई 11/21। ठीक है। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फ़ा बीटा विल बी -1/7 इंटू 2/3, ये हो जाएगा मेरा -2/21 और c/a निकालूँ तो c है मेरा -2, a है मेरा 21, तो ये तो -2/21 है ही। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मेरी -b/a आ गई एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी मेरी c/a आ गई। यहाँ पे हमको ज़रूर लिख देना है हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले रूट्स सही से निकालने हैं। रूट्स में मिस्टेक हो गई तो आपका ये कभी भी रिलेशन वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स टॉपिक का। रिलेशन हमको वेरीफाई करना होता है जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, the number of revolutions made by a circular wheel of radius 0.25 meter in rolling a distance of 11 किलोमीटर। ओके, इसका मतलब है कि व्हील दे रखा है हमको, इस व्हील का जो रेडियस हमको दे रखा है वो दे रखा है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। अब ये बोला जा रहा है कि 11 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने रोल किया, कवर किया, कितने रेवोल्यूशन से करेगा। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं ये बात करूं कि 1 revolution is equal to circumference, is equal to circumference हो गया। 1 revolution जो है वो उस पूरे का सर्कल का circumference हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर circumference निकाल लूँ तो circumference का फॉर्मूला होता है 2πr, 2πr। तो ये हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू पाई रहने देता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 0.25। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये हो जाएगा 1/4, ये भी कट जाएगा, तो ये आ जाएगा π/2 मीटर, π/2 मीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस दे रखा है हमको 11 किलोमीटर। अब इस 11 किलोमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो हो जाएगा 11,000 मीटर। तो अब मेरे को निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो हमारे होंगे वो होंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइड में सरकमफ्रेंस। क्यों? क्योंकि एक सरकमफ्रेंस में एक बार रिवॉल्व करेगा वो। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्टेंस है हमारा 11,000, सरकमफ्रेंस है मेरा π/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा। पाई की वैल्यू भी लिख लेते हैं 11,000 इंटू 2, 22 इंटू 7 भी ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 500 ही आएगा। 500 इंटू 2 इज़ 1000
1000 इंटू 7 इज 7000. तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू 7000. हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया. बस ये ध्यान रखिएगा कि एक रेवोल्यूशन में वो एक सरकमफ्रेंस कवर करता है. तो कितने सरकमफ्रेंस कवर करेगा ताकि 11,000 किलोमीटर आ जाए, है ना. तो वही एक रेवोल्यूशन हमारा निकल के आ जाएगा. टोटल रेवोल्यूशन हमारे निकल के आ गए, दैट इज 7000. ठीक है. काफ़ी बार MCQs के अंदर भी ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है. ठीक है. चलिए तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज प्रूव दैट अ रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ स्क्वायर. इसका मतलब है हमको गिवन ये चीज़ है, गिवन है हमको कि जो PQRS है हमारा वो एक रेक्टेंगल है. अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये PQRS हमारा रेक्टेंगल है तो इस PQRS में हमारे हर एक रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है. इसके सारे एंगल्स भी 90 डिग्री हैं, अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और अपोजिट साइड्स भी पैरेलल है. तो हमको जो प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमको करना है PQRS इज अ स्क्वायर. PQRS इज अ स्क्वायर. ठीक है. और रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करने का एक छोटा सा तरीका है कि अगर मैंने इसकी दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये मेरा एक स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. तो चलिए देखें किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमको एक थ्योरम पता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. टेंजेंट्स अगर हमारे इक्वल हैं तो देयरफॉर हमारा जो सबसे पहले आ जाएगा वो PA की वैल्यू PD की इक्वल आ जाएगी. फर्स्ट इक्वेशन. फिर ध्यान से देखिएगा, AQ की वैल्यू QB की इक्वल आ जाएगी. AQ इज इक्वल टू QB. दूसरी इक्वेशन. BR की वैल्यू RC की इक्वल आ जाएगी. BR की वैल्यू RC की इक्वल. ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको पता है कि ये बात हमको लास्ट में हमको इनको प्लस करना है. तो मैंने PA के नीचे AQ लिखा. देखिए PA के नीचे AQ लिखा, मैंने QB के नीचे BR लिखा. अब RC आ गया ना नीचे, RC के नीचे SC लिखूंगा. SC इज इक्वल टू DS. SC इज इक्वल टू DS. तो ये हमारे 4 इक्वेशन बन गई. अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एडिंग. यहाँ करता हूँ एडिंग 1 2 3 एंड 4. अब AP और AQ ऐड करूँगा तो PQ आ जाएगा. PQ. अच्छा लेफ्ट में देखिए RC और SC भी अगर ऐड कर दूंगा तो SR हो जाएगा. इज इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. PD है और DS है तो ये हो जाएगा PS. प्लस QB और BR है तो ये हो जाएगा QR. ठीक है. तो PQ प्लस SR प्लस PS प्लस QR हमारा एक ही इक्वेशन बन गई. अब यहाँ पे हमको ये बात पता है, यहाँ पे चलिए इसको फिफ्थ मान लेता हूँ. एज PQRS इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर जो PS होगा वो QR की इक्वल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल है. एंड जो PQ होगा वो SR की इक्वल होगा. इसको सिक्स्थ मान लेता हूँ. 6 क्वेश्चन बन गए. देयरफॉर फ्रॉम 5 एंड 6 PS और QR इक्वल है और PQ और SR इक्वल है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ ट्वाइस ऑफ PQ, है ना. ये PQ और SR इक्वल है, ट्वाइस ऑफ PQ लिख लिया. इक्वल टू PS और QR इक्वल है तो मैंने इसको ट्वाइस ऑफ PS लिख लिया. और देखिए ट्वाइस से ट्वाइस कट गया तो ये निकल के आ गया PQ इज इक्वल टू PS. ये पूरा का पूरा PQ इस PS के इक्वल आ गया. तो यहाँ पे लिख देंगे हम एज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल तो हमको गिवन ही था, आर इक्वल. देयरफॉर PQRS इज अ स्क्वायर. देयरफॉर PQRS इज अ स्क्वायर. ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए अगर आपने उसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो पूरा का पूरा रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर
बदल जाएगा। क्योंकि देखो एंगल की तो हमको देखने की नीड नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल गिवन है, तो ये बात तो क्लियर है ना कि एंगल तो 90 डिग्री होंगे। ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। बस दो एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है, और इक्वल करते ही हमारा ये पूरा का पूरा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपको दे रखा और काफ़ी बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो ये थे आप लोगों के 10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछली बार काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम पेपर तक मैं आपके लिए ऐसे काफ़ी सारे सेट्स लेकर आऊँगा, और सारे वही क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। पिछले 3 सेट अभी मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोगों ने वो जाके नहीं देखे तो मेक श्योर कि आप उसको देखिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो बाकी मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए सेट के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से तैयारी करिए, प्रेशर मत लीजिए, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए। पूरा सिलेबस आप लोगों को आता है, जनवरी खत्म होने वाला है, तो ऑब्वियसली सी बात है आप सब लोगों ने अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। तो मेक श्योर कि आप एकदम कूल माइंड के साथ रिवीजन करें, ताकि अच्छे नंबर हम इस बार बोर्ड्स में स्कोर कर पाएँ। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।